हम अक्सर अपनी शरीर की सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन मन की थकान को हमेशा ही इग्नोर करते हैं। आज की बातचीत उसी मन की थकान यानी कि मेंटल हेल्थ को समझने की एक कोशिश है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में आज की स्पेशल गेस्ट हैं ज्योति पांडे जी। आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं और स्टोरी टेलर भी हैं। आपके पास 35 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग एजुकेशन का और हीलिंग का। आप सोल कथा के द्वारा नैरेटिव थेरेपी और माइंडफुलनेस पर भी काम करती हैं। एज एन आर्मी वाइफ आप 30,000 प्लस फैमिलीज को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। आरुषि जैसी एनजीओ संचालित काफ़ी संस्थाओं में आप बच्चों को स्टोरी टेलिंग भी करती हैं और आपके पास 20 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और व्हाट नॉट, कुछ छूट गया हो तो ज्योति जी आपको खुद बताएंगी। नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से विद पूर्णिमा में। और मैंने अगर कोई कमी की हो आपके इंट्रोडक्शन में तो आप प्लीज उसको पूरा कर दीजिए। नहीं पूर्णिमा, बिल्कुल कमी नहीं की और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद मैंने आपका एक जो आप अमंग 50 स्टोरी टेलर्स वाला आप जो है वो वाला पॉइंट मैंने छोड़ा है ना, तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए वो। तो वर्ड स्टोरी टेलिंग कांग्रेस हुआ था मुंबई में। मुझे वहाँ अमंग्स द 50 मोस्ट इनोवेटिव स्टोरी टेलर्स का अवार्ड मिला था। वाओ। और वो इसलिए क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग को केवल सुनाने के लिए नहीं यूज करती हूँ, मैं उसे ऐसा हीलिंग मीडियम यूज करती हूँ। मुझे लगता है कि स्टोरीज लोगों को हील कर सकती हैं, लोगों के अंदर तक पहुंचकर एक छोटा सा बीज आप डाल सकते हो जो समय के साथ साथ एक बड़ा पौधा बन सकता है। कोई भी चीज आप डालना चाहो तो शायद उसलिए दे थॉट कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हीलिंग विद स्टोरीज। उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला था मुंबई में। अच्छी फीलिंग है और आपका बहुत अच्छा प्रयास भी है कि एक बीज छोड़ दो जो बढ़ ही जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी कि हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा टैबू है। कोई ये पहले तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि उसे मेंटल हेल्थ इशू है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, जैसे आपके पास जो आते होंगे मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट लेने के लिए, तो उनमें मेजरली क्या पाते हैं आप? कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज वो लेकर आते हैं आपके पास? पूर्णिमा, मेंटल हेल्थ इश्यूज जनरली जो होते हैं, एंजाइटी होती है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, फियर होता है, गोल्स अचीव ना कर पाना होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं, मेरा मानना है दो कैटेगरीज में, एक रिलेशनशिप विद अदर्स और एक रिलेशनशिप विद सेल्फ। ये सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये दो कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं कि आपको लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है, उनसे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और आपके जिंदगी के जो भी चैलेंजेस होते हैं आप उनसे डील नहीं कर पाते हो इफेक्टिवली। प्रॉब्लम्स हम सबके संग आती हैं, तुम्हारे संग भी आती है, मेरे संग भी आती है, बट हम थोड़ी देर में बाउंस बैक कर लेते हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज तब होते हैं जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपके साथ चैलेंजेस आते रहें और आप उनको डील नहीं कर पाते रहें, चैलेंजेस आते रहें, डील नहीं कर पाते रहें, धीरे 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 करके वो मेंटल हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। और फर्क इतना है कि जब बहुत लंबे समय तक ये कंसिस्टेंटली आप चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पाए और आपको लगे कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो हम सब जरिया ढूंढ लेते हैं। मतलब आई एम श्योर कि तुम भी एंग्शियस होती होगी, फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, लेकिन थोड़ी देर में हम ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पर अगर बहुत समय तक कोई ऐसी चीज चलती रहे तो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाती है और फिर आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब पाइल मत कीजिए, आप किसी भी चीज को तह पे तह लगाकर रखेंगे, उसको उलट पलट करते रहिए। हाँ, है ना? हाँ, थोड़ा सा उसको जरूरी है।
डे टू डे अवेयर रहिए कि यार ये चीज मुझे क्या ज्यादा परेशान करी, इसके लिए क्या वेट मत करिए कि मतलब जब इतना लंबा टाइम हो जाएगा तब देखेंगे, और इनवेरिएबली होता यही है। हम इस चीज को नकारते रहते हैं। लोग भी कहते हैं कि अरे नहीं दुखी हो, ठीक हो जाओगी, पर अब लंबे समय तक अगर दुख खिंचता जा रहा है, परेशानी खिंचती जा रही है और आप उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं, देन यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट। अच्छा, कई लोग, यही चीज मैं रिपीट करना चाह रही थी, कई लोग देखते हैं हम लोग कि अंदर से तो बहुत ही टूटे हुए हैं, बहुत मतलब जरा सी बात पे उनके आंसू आंखों पे ही रखे हुए हैं, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। ये क्या मतलब, ये क्यों है ऐसा? सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि मैं किसी से शेयर क्यों नहीं कर सकता? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयरिंग में इतना टाइम क्यों लगता है? मुझे क्यों अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाना है? तो इसका तो एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, हमें देखेंगे कि हम वीक हैं या हमें इतनी परेशानी है। तो फियर ऑफ जजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग कि वी डोंट शेयर विथ पीपल। और ये हमारी कंडीशनिंग है। ये हमें कहा गया है कि अंदर से वो एक गाना भी है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये है कि हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, दुखी रहते हैं और सप्रेस करते रहते हैं अपने आप को, कि दुख को दबाते रहते हैं, विच शुड नेवर बी डन एक्चुअली। आपको सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस की वजह यही है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस। यू नो, दुख हुआ सप्रेस कर दिया, और करते करते फिर इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ मेंटल हेल्थ इश्यू। बस्ट हो जाता है। एक लिमिट होती है हर चीज की, आप डालते रहोगे, एक दिन फट जाएगा। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा हुआ, टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको दुख लग रहा है डे टू डे बेसिस में, इफ यू आर फीलिंग सैड, फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट कि आई एम फीलिंग सैड, कि मैं दुखी हूँ। हम उसको वो भी नहीं मानते कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात कि हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। अब जबकि आपने कहा है कि डे टू डे बेसिस पे हमें अपने दुख को एक्सेप्ट करना है, तो अब आप ये भी बता दीजिए साथ ही साथ कि हमें उस दुख से कोप अप कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो बात है अभी के अभी उसको रिजॉल्व करना तो कई बार पॉसिबल नहीं होता है। आप स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है मेंटली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। और ये स्ट्रगल सबकी लाइफ में बहुत मतलब कॉमन है। आप ये नहीं बोल सकते, अब एक छोटा सा बच्चा है उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, बड़े हैं उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, हाउस मेकर्स हैं उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स हैं। तो इस स्ट्रगल से ओवरकम कैसे करें डे टू डे बेसिस पे, वो हम बाद में बात करेंगे कि उसके लिए सोल्यूशन क्या है। डे टू डे बेसिस पे क्या करना चाहिए? डे टू डे बेसिस पे मुझे लगता है टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे रनिंग हो, चाहे योगा हो, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और दे आर फील गुड हार्मोन्स। ठीक है, सो ऑल द साइंस of happiness and well-being is based on the secretion of this hormone endorphin. किसी भी तरह से आप इसको सेक्रीट करा सकते हो। तो ये कैसे सेक्रीट होता है कि आपको मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी से। फिर एक दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो सेक्रीट होता है कनेक्शन से। तो डे टू डे बेसिस में अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, चाहे अपनी फैमिली से, चाहे नेबर्स से, चाहे वर्क प्लेस में, या बच्चों के लिए स्कूल में, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब बच्चे क्लास लंच ब्रेक में अपना टिफिन शेयर करते हैं। सो दे फील कनेक्टेड, विच इज गिविंग राइज टू हैप्पीनेस। सो होल थिंग इज अबाउट कनेक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे बेसिस में, जो मुझे लगता है कि सबको ही करना चाहिए। नहीं, और सच भी है, करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए ये चीजें। अच्छा, अब जो हमारी एकदम फास्ट लाइफस्टाइल है, उसमें हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत प्रेशर है। और कई बार मैंने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग बड़े हैप्पी और बड़े हैपनिंग दिख रहे हैं, असली में वो है नहीं।
तो ये क्यों है ऐसा सोसाइटी में हमारे, ये चीज है क्यों, और इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है कि गलत है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। पूर्णिमा, जज तो मैं इसलिए नहीं करूंगी कि जो कर रहे हैं उनके पीछे उनकी कोई वजह होगी, बट मुझे पता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, आप दुनिया को वो दिखाना चाहते हो जो आपके पास कमी है। यू वांट टू बी हर्ड एंड सीन, यू वांट टू बी सीन बाय द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर घर में आपकी वो पूर्ति नहीं हो रही है तो आप ये तरीके निकालोगे कि आई वांट टू बी सीन, अब मैं ये करूंगी तो शायद कमेंट्स आएंगे, लोगों को ये लगेगा कि मेरी जिंदगी अच्छी और शायद तब मुझे अच्छा लगे। दैट इज द होल थॉट बिहाइंड इट, द वे आई सी इट। एंड वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअली होता है, जो कनेक्शंस, जो रियल कनेक्शंस होते हैं ना, उनसे कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, और इट्स अ वेरी मोमेंटरी थिंग। एंड दूसरा, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर। अपनी खुशियों की चाबी आप दूसरों के हाथ में दे रहे हो कि जब उनके कमेंट्स आएंगे, वो देखेंगे मुझे, वो सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा हूं, तब तो मैं खुश हो जाऊंगा। आई थिंक द होल आइडिया इज कि शोइंग टू द वर्ल्ड आई एम हैप्पी एंड देन आई विल फील हैप्पी। Whereas it's exactly the opposite। अगर आप खुश हैं तो आप हैं, आप दूसरों के कहने से नहीं खुश हो सकते हैं। और बहुत सच है कहीं ना कहीं ये बात कि आप किसी दूसरे से अगर जब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो फिर तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जमाने में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो चाहेगा कि आप खुश हो जाओ। सब बुरा ही बुरा चाहते हैं। और ना भी चाहे तो आप अपने खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल दे रहे हो, और उसके मूड का पता नहीं है। उसका जब मन करेगा तो आपको खुश करेगा, जब मन करेगा। वेरएज अगर आपने जिम्मा ले लिया अपना खुश रहने का, तो कितनी सहूलियत हो जाएगी कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। एग्जैक्टली मैं इस फैक्ट से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। और लेकिन आज की जनरेशन के अगर हिसाब से देखा जाए, तो आज की जनरेशन को हमारी जो जनरेशन है ना, उससे बिल्कुल ही एकदम अलग सोच है। हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशियों में खुश हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो हर छोटी बात पे एंजाइटी और लोनलीनेस की शिकार है। तो क्यों है ऐसा? आज की जनरेशन इज अ जनरेशन विच लिव्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड। मैं हमेशा यही बताती हूँ, उनकी दुनिया लैपटॉप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया है। और जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है वो वर्चुअल ही है, उसमें रियल कुछ भी नहीं है। सो हमारे ज़माने में था कि रियल कनेक्शंस थे, हम शाम होते ही साथ में खेलते थे। ठीक है, केवल दूर से फोन पे बात नहीं होती थी, केवल मेल्स नहीं जाते थे। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया है वो एक लोनलीनेस क्रिएट करती है। आप क्रेव करते हो कनेक्शन, और आपको वो कनेक्शन मिल नहीं पाता है। मतलब आप खाना देख लो तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा, कितना भी सुंदर खाना रखा हो तो वो देख के खाना खाने से ही पेट भरेगा। सो अनलेस यू मीट पीपल, उनके संग बैठो, उनके संग शेयर करो, तभी आपको मन भरेगा, जी भरेगा। और ये जो जनरेशन है, दे विल हैव 2000 फेसबुक फ्रेंड्स, बट प्रोबेबली रियल लाइफ में 1 या 2 या 3 लोग ही होंगे, और हो सकता है वो दूर दूर अलग अलग रहते हो जिनसे ये मिल नहीं पाते हैं। तो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की जनरेशन को ये रियलाइज करना कि प्रायोरिटाइज करना कनेक्शंस विथ फैमिली ऑल्सो, विथ पेरेंट्स, विथ रिलेटिव्स। यू नो, आजकल शादी ब्याह में कोई प्रेशर नहीं है कि बच्चों को जाना ही जाना है। Whereas when they meet the relatives, that's a real connection. You know, it's not the virtual connection, and they are living in a world of virtual connection, which is sad. तो कोई इनका सोल्यूशन, इस चीज का कोई सोल्यूशन? देखिए, हम किसी को क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। हाँ। कि हम उनको कुछ चीज़ बोल सकते हैं कि भाई ऐसा करो, इसका ऐसा प्लस रिजल्ट है, पॉजिटिव ये आएगा। लेकिन हम किसी को पुश नहीं कर सकते ना कि आप करो ही। तो इसका क्या सोल्यूशन है? रियल वर्ल्ड से आजकल की जनरेशन जुड़े, तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए, आपके और हमारे बच्चे तो शायद जितने ज्यादा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता कि बाहर इतना कनेक्शन होगा भी।
तो क्या किया जाए? मुझे तो बहुत कहते हैं ना कि कोई भी चीज की शुरुआत, पूर्णिमा, कोई भी जो चीज जिसको कहते हैं कि मुश्किल से शुरुआत होती है, पर धीरे धीरे रिचुअल्स बनाने पड़ते हैं। एक छोटे छोटे रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पूजा एक रिचुअल है, छोटा सा है ना। इवन घर में एक रिचुअल हो, कि हमारे घर में एक बड़ा अच्छा सा रिचुअल है कि व्हेन आई गेट अप, या मेरी बेटी हो जब थी, तो इट इज कमिंग एंड हगिंग, यू नो, इट इज अ कनेक्शन, इट इज अ कनेक्शन। खाने की टेबल पे हम कोशिश करते थे कि एक मील हमारा साथ ही हो। ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता था, लंच नहीं हो पाता था, लेकिन डिनर हम कोशिश करते थे कि सब अपना अपना टाइम साथ में बैठे, एंड विदाउट द मोबाइल, I mean, the dining table should be a no mobile zone. No mobile zone. Strictly no mobile zone. So it has to begin with कि ये होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आदत में आ जाता है। कोई भी अच्छी चीज, जब आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हो, दौड़ना शुरू करते हो, दर्द होता है, तकलीफ होती है, इसमें भी उनको तकलीफ होएगी, बट इफ somebody can do it and once they start seeing the changes कि कितना अच्छा लग रहा है, यू नो, जब हम साथ बैठ के एज ए स्टोरी टेलर मैं बताती हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि उनके ग्रैंडफादर जो इतने बुढ़े होके बैठे हैं, ही वाज अ वन टाइम टेनिस चैंपियन और ही वाज अ ऑथर। नहीं पता होता, नहीं पता। जब साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, तभी पता चलेगा। कनेक्शंस कम है ना आजकल की जनरेशन से। मतलब आप उनको कुछ भी समझाने जाइए तो वो सबसे पहले उनको बुरा लगता है कि ये हमें बहुत समझ रहे हैं आप उसको, हम कुछ आता नहीं है, हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज की जनरेशन ऐसा समझती है, हमें तो ऐसे ट्रीट किया जाता है, हमें कुछ आता ही नहीं है। एंड इट शुड बिगिन विद टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी तरफ से एफर्ट क्या होना चाहिए कि उनकी दुनिया के बारे में बात करें, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, ठीक है, आज क्या हो रहा है। हमारे पास भी अब इतना टाइम नहीं रह गया, हमारी अपनी कुछ होंगे पेरेंट्स, बट ओवर एंड अबव हमारी अपनी जिंदगी भी, हम खुद भी लैपटॉप में वर्चुअल वर्ल्ड में है, तो हमारी तरफ से एफर्ट होना चाहिए उनकी दुनिया में झांकने का। एंड फॉर दैट वी हैव टू मूव विद द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आप नहीं कह सकते कि अरे मैं तो उस जमाने की हूँ। इसलिए तो सुनने मिलता है ना, मम्मा आपको कुछ नहीं आता, पापा आपको कुछ नहीं आता। सो यू शुड नो कि अगर वो बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, या किसी चीज की बात कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट की, तो आपको वो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, जिसके संग भी आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, बनाने, कनेक्शन बनाने। एग्जैक्टली। अच्छा, और आज के टाइम पे तो काउंसलिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक बहुत बड़ा टैबू है। कोई नहीं जाना चाहता है काउंसलिंग के लिए, टालते ही हैं सब लोग। लेकिन उसके साथ हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी अंतर नहीं पता, बेसिक, कि कब उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और किस बात के लिए उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो बेसिक डिफरेंस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में ये है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मास्टर इन साइकोलॉजी होता है, विद अ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, whereas a psychiatrist is an MBBS doctor, you know, with specialization in psychiatry. ऑल्सो दूसरा डिफरेंस ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता। कितनी बड़ी बात है। Whereas a psychiatrist can prescribe the medicine. तो द स्टेप वाइज बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इज कि जब बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं और आप अपने आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट। द साइकोलॉजिस्ट विल टॉक टू यू, द साइकोलॉजिस्ट विल assess, and then the psychologist, when he feels कि ये जो चैलेंज है, it is either a clinical depression or it's a bipolar depression or some form of anxiety which cannot be treated, then वो रेफर करते हैं साइकेट्रिस्ट को। तो साइकेट्रिस्ट along with medication and counseling does the treatment. तो फर्स्ट स्टेप, किसी के पास भी अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो उसको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। आइडियली असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट करेंगे, उसके बाद आपको
क्लिनिक की जरूरत है, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, वो भी आप ही बताएंगे? वो साइकेट्रिस्ट बताएंगे। नहीं, हाँ, मेडिसिन तो साइकेट्रिस्ट हाँ, बताएगा, पर हाँ, असेसमेंट आप बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, वी आपको रेफर जाना कहाँ है, आप हाँ, रेफर करेंगे? रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि ये चीज हमारे परव्यू से बाहर है, क्योंकि होता क्या है, काउंसलिंग इज अ टॉक थेरेपी एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ थेरेपी, बट अगर केमिकल इम्बैलेंस की बात है ब्रेन में, यू नो, कि सेरोटोनिन लेवल कम्स है या अदर फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास क्या मेनोपॉजल जो या पेरी मेनोपॉजल लेडीज या उनके फैमिली वाले लेकर आते हैं कि ये आजकल बहुत अजीब सी हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है, ये है वो है, बहुत नंबर ऑफ कंप्लेंट्स? वैसे तो मेनोपॉजल, पेरीमेनोपॉजल, पोस्टमेनोपॉजल वुमेन, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस जहाँ होता है वो कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स अफेक्ट करता ही करता है। बट अगर अवेयरनेस है, नॉलेज है, उसको काफी हद तक आप हैंडल कर सकते हो, काफी हद तक साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और बहुत ही अगर ज्यादा जरूरत पड़े कि बहुत ही, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है विच द डॉक्टर्स कैन डू इट, you know, तो not necessarily a psychiatrist thing, but psychologists help them to identify कि whether they are going and what are the things they can do. डेफिनेटली आप उनको सिर्फ ये रियलाइज करवा सकते हैं कि भाई अभी उनका जो फेज चल रहा है उसमें उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप उसको जज ना करें, उन्हें सपोर्ट करें। और कई बार नॉलेज नहीं होती है, एक बार नॉलेज और अवेयरनेस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो साइकोलॉजिस्ट कराता है। हमें अपने बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है। सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हम दूसरों को बहुत टोकते हैं लेकिन अपनी अवेयरनेस की बात, सो द साइकोलॉजिस्ट के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस जो वाली बात है, वो कई चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। और कई चीज़ सेल्फ अवेयरनेस से जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये है इश्यू, तो नाउ यू नो व्हाट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। भाई आपको अगर लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो गया, आपको शुगर है अगर आ गया है तो आपको पता है कि यार मेरे को यू नो आई नीड टू टेक सर्टेन फूड आइटम्स, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी, बट ये अवेयरनेस से ही पता चला टेस्ट से। सो दिस इज वेयर द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट कम्स, क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस, मेकिंग यू रियलाइज व्हाट इज इट गोइंग इनसाइड यू। पर हमारी इंडियन सोसाइटी में, या हम अपने भोपाल की ही बात करें, तो एक्सेप्टेंस आ गई है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। आते हैं लोग पूछने की हमें ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है, या कुछ टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि इतने टाइम पीरियड में तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो कोई भी चीज पूर्णिमा, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तब पड़ती है कि हम सबको, हम एज ए ह्यूमन बीइंग सब कभी दुखी हम होते हैं, एंजाइटी होती है, फियर होता है, लेकिन इसको हम कॉज ऑफ कंसर्न तब होता है जब लंबे समय तक ये चलता रहे। कि अगर मेरी सैडनेस 6 महीने से चल रही है, ठीक है, सुबह उठती हूँ तो सैड हूँ, पूरे दिन सैड हूँ, अमूमन कोई सैड होता है तो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद नॉर्मल आप खुश हो जाते हो। पर अगर आपकी सैडनेस महीनों तक चलती जा रही है, then it is a cause of concern. Then you need to take a help of the psychologist. या मन नहीं लगता है, अरे आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ पर्सन, उसका 6 महीने से मूड, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, then it becomes a cause of concern. Alarming. So थोड़े समय तक है, 1-1.5 महीने तक, it could be related to weather, it could be related to some traumatic event. बट अगर कोई चीज लंबे समय तक चल रही है, हम लोग कहते हैं 3 महीने या 4 महीने तक, अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हैं विच आर अनयूजुअल, देन यू नीड टू टेक कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, वो जरूरी हो जाता है। हाँ, मतलब अलार्मिंग पोजीशन वही है कि जब आप कंटिन्यू देख रहे हो कि आपको 3 to 4 months तक आपके जो भी सिम्टम्स हैं, आप सैडनेस के सिम्टम हैं या जो भी लेजीनेस के सिम्टम्स हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है,
जो भी बेचैनी whatever, है, बेचैनी है, हाँ तो आपको आफ्टर 3-4 मंथ्स आपको असेसमेंट के लिए जाना जाना चाहिए। पड़ेगा। उसके पहले अगर आप ठीक हो जाते हैं वो तो नॉर्मल है। मतलब आइडियली तो आजकल विद दिस चेंजिंग ये मुझे तो लगता है कि आप उतना भी क्यों वेट करो। अगर आपने 1-2 महीने एक 1.5 महीने देख लिया, 6 वीक्स एक्चुअली, 6 वीक्स तक आपने देख लिया कि यार अब ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं है, अब ये सैडनेस कम हो ही नहीं रही है, ठीक है, देन at the earliest you need to visit a psychologist is my recommendation, you know। और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम ओल्डर जनरेशन वाले हैं वो नहीं जाते हैं, वेयर इज द यंग जनरेशन दीज डेज और चीजों में अवेयर हो ना हो बट इस चीज में बहुत अवेयर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज में। मेंटल हेल्थ इश्यूज में लाइक आई नो आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई, तो शी सेड कि मुंबई में तो ये है कि इफ यू आर नॉट सीइंग अ थेरेपिस्ट देयर इज समथिंग एबनॉर्मल विद यू। ओह या इट्स एक्चुअली दैट बिग सिटीज में स्टेटस सिंबल। हाँ, it's status symbol and also a lot of awareness because they know this, the importance of this, whereas हमारी वाली जनरेशन है यू नो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो इन सब चीजों को फालतू मानते हैं कि अरे दुख क्या है, घूमो जाके, कपड़े पहन लो, घूमाओ जाके, दिस इज द सजेशंस यू गेट कि अगर आप लंबे समय तक सैड हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये मेंटल हेल्थ कुछ नहीं, ये शूशा है। सो that is sad, whereas the younger generation, I feel, I know my daughter, you know, she has a therapist, which is very normal for her, you know, it is कि इतनी the world में तुम्हें पता होगा कि stress और challenges हैं, बिल्कुल है। so it's like I think it's a great thing if somebody can listen to you in a non-judgmental way। आप एक visit therapist के पास पढ़ोगे, if nothing it's a feel good factor। somebody is listening to you, जो किसी को घर में टाइम नहीं, और आजकल तो यही है ना, सुनने वाला ही तो नहीं है ना, सुनने वाला ही तो नहीं है। आपके पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, हाँ, बट सुनने वाला कहाँ है? हाँ, वही so now you are paying to a therapist, you are paying to a therapist to listen and listen in a non-judgmental way। घर में किसी को बताओगे ना तो वो फटाक से अपना सोल्यूशन दे देगा कि अरे ये कर लिया करो, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आज भरा पड़ा है सोल्यूशन, एवरीबडी इज अ थेरेपिस्ट, एवरीबडी इज अ हीलर। Exactly, but somebody who knows his work, you know, listening to you in a non-judgmental way is what counseling is। आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं, कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी, जैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, और मतलब हमें कब जाना चाहिए। और वो एक मीम भी चलती है ना कि एक बच्ची कहती है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो हर मदर स्कोल्ड्स हर और उसको एक जोर से थप्पड़ लगा के बोलती है अब कहीं नहीं जाना, रात के 11 बज गए। एग्जैक्ट तो मतलब अवेयरनेस भोपाल में अभी कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप थेरेपी लेने या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए मत जाइए कि आप बीमार हैं, आप सिर्फ इसलिए जाइए कि वो नॉन जजमेंटल होके आपको सुनेगा। एंड ऑल्सो प्रिवेंटिव इज बेटर। पूर्णिमा मुझे लगता है डोंट वेट कि मेरे चैलेंजेस इतने बढ़ जाएं कि मैं 2-3 महीने तक की हैंडल ही नहीं कर पाऊं। इंट्यूटिवली अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत दिनों से सैडनेस मेरी चल रही है, ठीक है, बहुत दिनों से एंजाइटी चल रही है, विच इज नॉट नॉर्मल। एंड मैं एक चीज बताऊं, सबको पता रहता है लेकिन सब टालते रहते हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव जस्ट वन रिग्रेट, आई विश आई हैड कम अर्लियर। मैं काश थोड़ा पहले आ जाती, जल्दी नॉर्मल हो जाती, जल्दी हो जाती। एंड लॉट ऑफ पीपल, आई हैड अ क्लाइंट who herself was a psychologist. Okay. And she said कि I am a psychologist, and then I asked her कि why didn't you come earlier? She said, I said कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है? सो आई सेड कैन अ डेंटिस्ट से कि मेरे को टूथ एक नहीं हो सकता है? एक कार्डियोलॉजिस्ट क्या कह सकता है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है? तो ये कोई बात नहीं है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो यू आर इम्यून फ्रॉम डिप्रेशन। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज लाइक ऐसे भी लोग हैं कि मुझे तो नहीं हो सकता, यू नो, एवरीथिंग इज फाइन विथ मी। नहीं, किसी को भी हो सकता है।
आता है। नहीं, ये तो मेन प्रॉब्लम है ना सोसाइटी की, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। है ही नहीं। एक्सेप्टेंस मुझे ये हो रहा है ये बताने में ही, और मुझे तो ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में, मुझे लगता है पर्सनली कि शायद जो आपके पास आते होंगे थेरेपी लेने के लिए, उसमें फीमेल्स बहुत ही कम होती होंगी, कि उनका नंबर अब बढ़ गया है, या क्या रेशियो वाइज आप मुझे बता पाएंगे? मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयर होती भी हैं और उस चीज़ को सोचती हैं चल छोड़ो जान दो, किसी दूसरे काम पे अपने आप को लगा लेती हैं, उस चीज़ को कहीं बैक में डाल के छोड़ देती, देखेंगे बाद में। तो जब तक वो बीमारी प्रॉब्लम इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि मुझे लगता है कि फिर उससे वो बाहर भी निकल पाती हैं कि नहीं निकल पाती हैं। सो जनरली पूर्णिमा क्या होता है कि जब लोग एज अ काउंसलर, अब तो मैं इंडिविजुअल सेशंस नहीं लेती हूँ, जी। पर जब मैं लेती थी तो अपने आप लोग कमाते हैं, कमाते हैं, उनको कोई लेके आता है। ओके। उनको कोई लेके आता है हमेशा, यू नो, वुमेन को या तो बच्चे लेके आएंगे या हस्बैंड लेके आएंगे। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो अपने आप, एंड जो अपने आप आते हैं दे आर इन लाइक mid-30s या यंगर हैं, दे कम ऑन देयर ओन। जो मैंने तुमको बताया जो ट्रेंड है कि अवेयर हैं, वेयर एज 40s 50s वाले, उनको कोई लेके आता है। तो थेरेपिस्ट के पास लाना, हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेप, आपने एकदम किला फतेह कर लिया अगर आप उसके पास पहुंच गए। पहुंचना ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है लोग, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब मेरे पास फोन करके कई बार आते हैं फोन्स की ये इश्यूज है, लेकिन वो आना नहीं चाहती। तो मैंने कहा भाई अब ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा कि लेके आना पड़ेगा। तो हमें काउंसलिंग में यही सिखाया जाता है कि द फर्स्ट स्टेप व्हेन द पर्सन कम्स टू यू, वो एक बात बड़ा कि अब आ गया है, अब हम उसको इजी हो जाएगा, बट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज वेरी important and tough too, and very tough too, very tough. First is एक तो हिम्मत कि मैं कैसे जाऊं, वो कंडीशनिंग लोग क्या कहेंगे। फिर यू नो एक एप्रीहेंशन ये भी होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है, वो मुझे पागल समझेगा, वो मुझे जज करेगा, वो समझाएगा, वो कुछ करने को करेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। फर्स्ट इज लिसनिंग एंड देन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ थेरेपी इट इज, यू नो। अच्छा जो होता है, जो जेन्युइनली किसी मतलब जो आपके पास पेशेंट आया है, उसको ना कहें पेशेंट, जो भी काउंसलिंग के लिए आया है, तो आप तो सबसे पहले यही उसका अच्छा ही चाहेंगे ना। तो उनके दिमाग में ये चीजें क्यों आई होती हैं कि वो हमें जज करेंगे या ऐसा कुछ है, क्यों होता है? मतलब ये टैबू है क्यों? टैबू ये है कि चूंकि वर्ल्ड ने इसको बना दिया है कि मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, कि जैसे आपको थायराइड है, जैसे शुगर है, वैसे ही मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही उतनी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है उसको कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा उसको नॉर्मली क्यों नहीं सोचता कि भाई इसको कुछ दर्द भी हो सकता है, जिस दर्द का इलाज साइकोलॉजिस्ट हार्ट हीलिंग कर देगा, मतलब हील हो जाएगा उसका दर्द, तो वो ठीक हो जाएगा। पर ये पता नहीं क्यों है ऐसा। मुझे भी खुद पर्सनली लगता है कि हम जब किसी से बात कर लेते हैं, किसी से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, तो कई सारी चीज़ें तो हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन निकल कर आने लगता है। एब्सोल्युटली, काउंसलिंग है ही यही पूर्णिमा, कि टू हेल्प यू फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस। A counselor, a good counselor, never ever gives the solution. कभी भी नहीं। अगर तुम किसी काउंसलर के पास गए और उसने तुम्हें ये बताया सोल्यूशन कि आपके इसका ये सोल्यूशन है, that means I personally feel he is not the right kind of counselor. Exactly, I agree. I agree. मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकती हूँ कि कोई अपने काउंसलिंग के साथ में आपको सॉल्यूशंस कैसे दे सकता है। आपकी जो रियल लाइफ कंडीशंस हैं या ये जो रियल प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, उसके रियल सॉल्यूशंस आपको ही ढूंढने पड़ेंगे ना। बस एक पता काउंसलिंग का काम क्या होता है कि
रियलाइजेशन, अवेयरनेस, और कंधे पे हाथ रखे, वो देखो चिड़िया बैठी है, चिड़िया ऑलरेडी बैठी है, आपको दिख नहीं रही है, बस हमने आपको हेल्प की वो चिड़िया दिखाने के लिए। दैट इज द रोल ऑफ द काउंसलर, फैसिलिटेटिंग द चेंज इज व्हाट आई फील। बिकॉज मैं नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, मेरे पास अगर एक लेडी आई है, हाँ, और मैं उससे कहूँ कि तुम तो ऐसा करो, तुम 5 बजे उठ जाया करो और उसके बाद तुम 1 घंटे योगा करना, मान लीजिए मैंने एज ए लिस्ट दे दी। अब वो 5 बजे उठ के जॉइंट फैमिली में रहती है जहां उसको ब्रेकफास्ट बनाना है, हाउ कैन आई पॉसिबल ही नहीं है। सो आई एज अ काउंसलर आई विल आस्क हर कि what is the time which is free for you, what are the things, तुम ऐसी क्या चीजें करती हो कि जो तुमको बहुत खुशी देती हैं। उसने कहा कि भाई मैं कई बार क्या करती हूँ कि हाथ में कढ़ाई उठाती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, अब मुझे पॉइंट मिल गया। तो ये तुम कब कर सकती हो, तुम कैसे करोगी, क्या तुमने और करके कोशिश की है, उस पे फोकस करना कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, रादर देन गिविंग माई रेडीमेड सोल्यूशन कि भाई तू ये कर लो। ऑब्वियसली नॉट। नो, some things are very important, physical activity है, important है, सबके लिए है, which is general, you know, but then there are certain specific things. अच्छा, जो काउंसलर्स होते हैं, हाँ, वो खुद क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे आपके पास कोई फैमिली अपने घर से किसी को लेके आई, सपोज बच्चा, बेटा, बेटी, एनीवन, आप उनसे फैमिली सपोर्ट के तौर पर उनको क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब एक काउंसलिंग तो मुझे लगता है कि उसकी होती होगी जिसको जरूरत है, बिल्कुल, और एक काउंसलिंग होती होगी सेकंड साइड में उनके पेरेंट्स की, कि आपको कैसे क्या बिहेव करना है। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, चाहे फिजिकल हेल्थ के लिए कह लो, चाहे मेंटल हेल्थ के लिए कह लो। भाई घर में कोई बीमार होता है तो उसकी केयर होती है, उसका अलग से खाना बनता है, उसको दवाइयाँ टाइम से देते हैं। तो मेंटल हेल्थ का ये घाव बेड दिखता नहीं होगा, लेकिन है तो है ही है। तो लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट इज नीडेड, फैमिली सपोर्ट in a way to make them feel safe, you know, to make them feel safe, seen, cared for. ठीक है, उनके पास उनकी बातें सुनना, उनके संग टाइम स्पेंड करना, somebody can take कि चल शाम को वॉक के लिए साथ चलते हैं, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इनिशियली, क्योंकि जब कोई आता है काउंसलिंग और थेरेपी के लिए, उसके पास इनर्शिया रहता है, मतलब वो खुद इतना नहीं एफर्ट कर पाता है। अब जैसे वीक है, वो चलने में नहीं एफर्ट कर पाता है, उसको हाथ से पकड़ के चलवाना पड़ता है, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा, अपने आप चलने लगेगा। तो जो ये फर्स्ट फेस रहता है, घर का माहौल अच्छा रहे, ठीक है, खाने पीने का भी बहुत फर्क पड़ता है। देयर आर सर्टेन फूड्स which there are a lot of studies now कि कई तरह के फूड हैं जो हेल्प करते हैं इन योर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। उस तरह का खाना हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गया, घर का माहौल अच्छा रखना है, सबके लिए अच्छा है। that support is needed। और एनवायरनमेंट है, नेचर है, नेचर हील्स अ लॉट। कहते हैं नेचर जो है वो आपके दुख दर्द ले लेता है। वैसे भी देखा होगा कि घर से निकल के कोई खुली जगह में जाओ तो थोड़ी देर में खुद को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो दोज थिंग्स आर नीडेड। आई रिमेम्बर माई मदर वेंट थ्रू डिप्रेशन, दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो हमारा ये काम होता था, वो रेजिस्ट करती थी कि नहीं जाना, वो पेशेंट रेजिस्ट करता है, लेकिन हमारा था कि हेल्पर के साथ गाड़ी में मेरा ब्रदर बिठा के एकांत पार्क है वहां ले जाया करता था, शाहपुरा में है वो लोग। यस यस। एंड आती थी तो थोड़ा सा ठीक लगता था उनको, फ्रेश और खुश। इवन द एक्ट ऑफ गोइंग आउट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए रहता है। इतनी अच्छी बातें चल रही है, उसमें एक बहुत नेगेटिव पॉइंट आ रहा है बीच में, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई आपका मतलब जिसको कहते हैं मेमोरी रहा हो, कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आया हो जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हो कि उसने सुसाइडल तक होने की कोशिश की हो, और उसकी हीलिंग करके आपको मतलब एक पॉजिटिव उसको आपने इतना पॉजिटिव कर दिया कि वो आज बहुत अच्छा कर रहा है। तो पूर्णिमा, मैं केवी में काउंसलर थी, केवी नंबर 1 भोपाल में, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
एंड देयर वाज अ बॉय क्लास 12th में था, उसके फादर सब्जी बेचते थे। ओके। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज टीचर्स ने हेल्प की उसकी फीस भरने में, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि मैम मेरे को मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मतलब इतने चैलेंजेस हैं घर में, इतने चैलेंजेस हैं घर में। मेरे फादर सब्जी बेचते हैं, रात को जितना पैसा मिलता है उससे दारू पी लेते हैं, मेरी मदर, मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। और हम काउंसलर्स के लिए अगर कोई रिपीटेडली कहता है कि मेरे में ये ख्याल आ रहा है, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। ओके। सो आई हैड टू गो एंड टेल द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नॉर्मली एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं स्कूल में रहती हूँ तो हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, एनोनिमस रखते हैं हम अपना केस कि। लेकिन जब कोई ऐसा बच्चा रहता है तो हमें बहुत जरूरी होता है कि हम सुपीरियर को, प्रिंसिपल को मैंने जाके बताया कि भाई दिस इज, ही इज रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट सुसाइड एंड ऑल। और प्रिंसिपल ने उसको बुलाया और उससे पूछा, और उसको फीस का बहुत प्रॉब्लम था। तो समटाइम्स ये हुआ कि सारे टीचर्स ने डिसाइड किया, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, हम सब ने कंट्रीब्यूट करके फीस भर ली। और अभी मुझे, एक दिन मैं डीबी मॉल में थी, तो मैं, बच्चों को आप कहाँ याद रखते हो, और इतनी पुरानी बात हो गई है, 8-10 साल हो गए हैं। एंड ही केम एंड विश्ड मी। तो मैम आपने पहचाना? तो कहने में खराब तो लगा, मैंने कहा बेटा अब नहीं पहचान पा रही हूँ। ही सेड आप काउंसलर थी केवी में? तो मैंने कहा हाँ थी। तो ही हैज डन हिज, आई थिंक दैट टाइम ही वाज इन 12th, और अभी आई थिंक 12-13 साल हो गए हैं उस बात को, जब मैंने किया था। So he has done his MBA and he's working in a company in भोपाल। अच्छा सा दिखा लड़का। तो कहता है आई एम सो थैंकफुल, और हमेशा आपके पास आना अच्छा लगता था, बस उसने ये कहा। एंड काउंसलर को ये सुनने की बहुत आदत रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल लाइक टू कम टू देम। सो आई अभी हुआ है, आई रिमेम्बर्ड दैट डीबी मॉल में। मैंने कहा यार, मतलब आप कहाँ याद रखते हो, कितने लोगों की काउंसलिंग आप करते हो, बट आई वुड रिपीटेडली काउंसलिंग में सोल्यूशन तो नहीं देते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम क्या कर सकते हो, वी शो देम द ऑल्टरनेटिव्स। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई टोल्ड, तो सब चीजें कंबाइन करके कि उसको सपोर्ट जो हम बात करते हैं, बाहर वालों का भी सपोर्ट मिला और इंटरनल सपोर्ट काउंसलर का। कई बार वो भी जरूरत होती है, जरूरत होती है। अब पैसा, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थिंग कि फीस भरने को नहीं है, उसको लग रहा है, यू नो। व्हेन टीचर्स गॉट टुगेदर एंड सपोर्टेड, तो वो एक्सटर्नल था, इंटरनल ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ। हाँ, उसने सोचा होगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से धीरे धीरे मिल रहा है सॉल्यूशन। भाई फीस की प्रॉब्लम मेजर हो रही थी। तो कई बार हमको ये भी लगता है कि हो सकता है मैंने इतना कोई काम नहीं किया हो, लेकिन दिस वे की, यू नो, शायद ऐसा होना होगा। नहीं, लेकिन ये फीलिंग भी बहुत अच्छी है ना, कि हम किसी को कहाँ तक जाने के बाद पीछे खींच के ले आए। हाँ, और हो सकता है वो मेरे पास नहीं आया होता, नहीं शेयर किया होता, तो उसको लगता रहता है वो पता नहीं किस डायरेक्शन में जाता, पर वो रिपीटेडली कहता रहता था कि मैं मन आत्महत्या। एंड हम लोगों के लिए जहां ये वर्ड आया सुसाइड 2-3 बार, स्पेशली स्कूल काउंसलिंग में, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, यू हैव टू रेफर, यू हैव टू टेल फैमिली मेंबर्स कि भाई ध्यान रखना है आपको, यू नो, ये इसको लाइटली। लोग कहते हैं ना कि ऐसे धमकियां दे रहा है, नहीं करेगा, लेकिन कभी लाइटली नहीं लेना है सुसाइड जैसे वर्ड को, कभी नहीं लाइटली लेना है। This is what I tell everybody, never ever take it lightly। ये जो थॉट आ गया ना दिमाग में कि मैं कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी तो है, तो you never know how the situations become। अच्छा, कभी जो ये डिप्रेशन में रहते हैं लोग, उनका कभी ऐसा भी होता है कि एडिक्टिव हो जाते हैं, उनका एडिक्शन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो जाता है? Absolutely, कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं कि रनिंग की, फिजिकल फिटनेस की, खाने पे ध्यान दिया। नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, और गांजा चरस लेने लगते हैं। और स्कूल वगैरह में तो मैं सुनती थी कि वो क्या होता है, थिनर जो आता है। ओके। हाँ, मतलब चिल्ड्रन टेक दैट, दे गेट एडिक्टेड टू दैट। इनहेलिंग थिनर, वो जो होता है ना, ये नेल पेंट रिमूवर, हाँ हाँ, वो लेने लगते हैं, इनहेल करते हैं, चाटते हैं। दिस इज व्हाट आई हैड हर्ड। सो द थिंग इज कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। पॉजिटिव, लाइक आई सेड, लिसनिंग टू म्यूजिक, फ्रेंड से बात कर ली, यू नो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस। हाँ, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस कि आपकी क्या चॉइस है। आप ठीक होना चाहते हो
कि और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में जाना चाहते हो, कि ये चॉइस कैसे करेगा कोई? कई बार कई बार क्या होता है, आप इजी वे आउट चाहते हो। अब अल्कोहल पी लिया आपने, सो योर सेंसेस आर, आपका दुख दर्द थोड़ी Out देर of के लिए, order. पेन, कहते हैं ना पैरासिटामोल ले लिया, बुखार चढ़ा है। अब धीरे धीरे जब वो ये हो, इंटरनल रूट कॉज क्या है, दैट द डॉक्टर नीड्स टू वर्क ना। भाई बार बार आपको बुखार आ रहा है तो बॉडी में क्या है, वो एक रूट कॉज पे काम करना है। और एक है कि हम पैरासिटामोल लेके चलाए जा रहे हैं, तो पैरासिटामोल लेके चला जाना इज लाइक एडिक्शन कि। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे अब आपके पास कोई आया, वो डिप्रेशन में था, लेकिन उसने चूज किया एडिक्शन वाला रास्ता, अब आपको उसको वापस लाना है, या कोई आपके पास आया डिप्रेशन वाला पेशेंट, क्या आप उसको उस टाइम ही जज कर पाते हैं कि ये इधर नेगेटिव वाले में जाएगा कि पॉजिटिव वाले में जाएगा? देखिए, हीलिंग अंदर से, सेल्फ हीलिंग भी एक चीज होती है जो शायद अब इतनी जिसको कहते हैं ना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि हर चीज इजीली अवेलेबल है, थेरेपिस्ट इजीली अवेलेबल, आपको खुशी चाहिए, पैसा, मनी इजीली अवेलेबल, आप जाकर हर चीज आज कर सकते हैं। एक जमाना था, एक टाइम था, कुछ चीजें, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जब भी तो डिप्रेशन होते होंगे, तभी भी लड़ाइयाँ होती होंगी, तभी भी सुसाइड्स होते थे। तो हम पेशेंट को देखकर कैसे जज कर सकते हैं कि ये किस पोजीशन में जाने वाला है, ठीक कितनी जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको हम कैसे रोके, ये गलत रास्ता ना चुने? देखिए, जज तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, थिंग इज कि आप बातचीत करके एक लेवल पता लगा सकते हैं, बातचीत करके उससे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर एडिक्शन वगैरह तो फैमिली मेंबर्स बता देते हैं या पता चल जाता है, या खुद ही उससे पूछते हैं कि भाई आप ड्रिंक करते हैं, वो कहेगा हाँ रोज 4 लेता हूँ, रोज ही लेता हूँ, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्शन। तो डी एडिक्शन है, देयर आर थेरेपीज फॉर डी एडिक्शन, वो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को देख के केवल बातचीत से पता लगा सकते हैं। व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन, वो खुद ही पूछेगा कि अच्छा बताइए मैं और क्या करूं। यू सी द इनिशिएटिव कि इसमें कितनी इच्छा शक्ति है। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ऑफ कोर्स दे से कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जीना ही नहीं है, दे डिप्रेशन में ही कह रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, दे बीच बीच में कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं कि लेकिन मैं चाहता हूं। सो थोड़ा सा बातचीत करके जज कर सकते हैं, बट प्रिडिक्ट किसी का कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, थेरेपी इज नॉट इजी, इट टेक्स समटाइम्स इट टेक्स 20 सेशंस आल्सो, सो लोग बीच में थकार के छोड़ देते हैं, मतलब ये भी होता है। But nowadays, these days, there are certain therapies like solution focused therapy. It is a 2 or 3 session therapy. One session, one day? नहीं, हम weekly sessions लेते हैं, weekly sessions लेते हैं, generally weekly sessions होते हैं, and 45 minutes to hour के session होते हैं, but therapies के तरीके होते हैं। एक केवल cognitive therapy होती है, बातचीत वाली। Solution focused therapy is, you are only talking about the solutions, and I am trained in solution focused therapy. So we do not talk कि तब क्या हुआ था, तब कैसा होता है, it is what is working for you. आइडिया वही है कि प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, हाँ, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, so solution focused therapy focuses on that. क्योंकि वही होता है कि प्रॉब्लम तो सभी ढूंढ लेते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, अरे ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसका अदर फेस भी तो देखो आप, दूसरा साइड भी तो देखो, ये अच्छा नहीं है, शायद आप दूसरी तरफ जाओगे तो शायद वो वाला फेस आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पर पता पूर्णिमा होता क्या है, हम साइकोलॉजिस्ट नेगेटिविटी बायस कहते हैं। तो अगर एक सफेद चद्दर है और उसमें काला दाग है, तो आपका ध्यान तो काले धब्बे पे ही जाएगा कि ये सफेद चद्दर है, इसमें ये। तो ह्यूमन बीइंग्स to keep ourselves safe, this is negativity bias, we are ingrained, हमारे ब्रेन में है ये, और ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। कमी पहले दिखती है। हाँ, कमी पहले दिखती है। तो ये जब जंगल में हमारे एंसेस्टर्स थे, तो कमी कह लो या
उसको कह लो डेंजर कह लो, कि जब जाते थे तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता था, तो उनके दिमाग में पूरे समय वैसे ही वो हम कैरी ऑन कर रहे हैं। अब हमें वो डेंजर नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन बॉस का गुस्सा, ठीक है, किसी ने गंदे ढंग से बात की, दैट बिकम्स नेगेटिविटी बायस फॉर अस एंड क्रिएट्स ट्रॉमा फॉर अस, यू नो, मेनी अ टाइम्स। तो वो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको बोलती हूँ कि अभी हमको ये नेगेटिविटी बायस को, मैं किसी से बात करती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये बहुत इतरा रही है, देन आई टेल माई सेल्फ आई एम जजिंग हर, दिस इज अवेयरनेस, आई एम जजिंग हर। सो दिस अवेयरनेस हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि ये नेगेटिविटी बायस है, कि मैं जज कर रही हूँ उसको, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। तो नॉर्मल आदमी तो इतना नहीं कर सकता ना। ठीक है, अगर मेरे सामने से भी कोई निकल जाए, सपोज कीजिए एक कोई लड़की निकल जाए मेरे सामने से और वो हद से ज्यादा शॉर्ट से भी ज्यादा शॉर्ट पहनी हो, तो वो तो कॉमन ह्यूमन नेचर है ना, बोल ही दूंगी ना। मैं इंडिया में रहती हूँ, भोपाल में रहती हूँ, तो मैं तो बोलूंगी क्या पहनी हुई है। उसके बाद मैं 2 मिनट बाद उसको रियलाइज करूंगी मुझे क्या करना है, ठीक है, इट्स ओके। बट यू हैव गॉट द थिंग ना कि मुझे क्या करना है, इट्स हर लाइफ। बट देयर आर पीपल कि वो उसको बोलेंगे, फिर 10 लोगों को और बोलेंगे, उसी चीज पे अटके रहेंगे। You know? पता है फलाने ने ऐसा किया। हाँ, दैट इज नेगेटिविटी बायस। सो फॉर मी एज अ थेरेपिस्ट, जब ट्रेनिंग हमारी होती है तो प्रोबेबली बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट, आई ट्राई टू बी नॉन जजमेंटल, बट ह्यूमन बीइंग हूँ, कई बार आ जाता है जजमेंट, उसके बाद अवेयरनेस आती है कि ओ नो, आई कांट जज, यू नो, आई एम जजिंग। सो देन आई बिकम अवेयर कि ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कहीं भी रुकूं नहीं, बातें करती ही जाऊं और ना आपको रोकूं, कुछ पूछूं आप उसका इतना इंटरेस्टिंग आंसर और इतनी क्लैरिटी से आप समझा रहे हैं हम सभी को कि मैं मतलब शब्दों में उस चीज को एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी चलते चलते आप कुछ सिंपल लाइफ मंत्रा, इजी लिविंग, हैप्पी एंड हेल्दी, और जिनको मतलब थेरेपी से डर लगता हो या कुछ भी है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज दीजिए। तो पूर्णिमा, साइकोलॉजिस्ट के तौर पे तो बहुत बात कर ली है, पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक हीलिंग स्टोरी टेलर हूँ। yes. और मेरी बहुत ही पसंदीदा एक छोटी सी कहानी है जो मैं सबको कहती हूँ, और अपने कोई भी सेशन करती हूँ तो एंड में उसी से करती हूँ। तो आज का भी जो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था आपके साथ बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लोग ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और थेरेपी को, काउंसलिंग को हवा ना बनाए। बिल्कुल ब्लड प्रेशर, थायराइड, किसी की तरह भी ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज बहुत इजीली हो सकता है। आजकल तो कितनी रेडिली अवेलेबल, और मैंने जैसे बॉम्बे में कहा कि नॉट हैविंग थेरेपिस्ट इज अ आउट ऑफ फैशन थिंग, आउट ऑफ फैशन। एंड मेरा तो यहाँ तक मानना है कि आप पार्लर महीने में एक बार जाते हो, स्पेंड ऑन गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटीज about lot of things in life. And I have a therapist because we as a therapist need to have a therapist. Refill करना होता है ना, हाँ, energy, battery charge. हाँ, so I have a therapist of my own who's a somatic therapist based out of Bombay. Interesting. And I meet her every month and I look forward to meeting her. तो कहानी की बात करूं तो एक छोटी सी चिड़िया थी, छोटी सी चोंच थी, रंग बिरंगे पंख थे, लाल पीले नीले हरे, छोटी छोटी आंखें थी। बहुत देर से घूम रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। एक छत की मुडेर पर उसे छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिला। उसने चोंच से उठाया और उड़ने लगी कि मैं कहीं ऐसी जगह शांति से बैठ के खाऊं। अब उस छोटी सी चिड़िया की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर और बड़ी सारी चिड़िया उसके आगे पीछे चारों तरफ की रोटी के टुकड़े के लिए। वो उड़ती उड़ती थक गई थी। उसने कुछ निर्णय लिया, रोटी का टुकड़ा छोड़ा, और जैसे ही रोटी का टुकड़ा छोड़ा, सारी चिड़िया उस रोटी के टुकड़े के पीछे, और वो हल्की 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 होकर ऊंचे आसमान में उड़ने लगी। तो हम सब उस रोटी के टुकड़े की तरह कोई ना कोई बिलीफ, कोई ना कोई आइडिया लेकर चलते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और वो हमें छोड़ना पड़ेगा।
तो आप डिसाइड करिए कि वो रोटी का टुकड़ा आपके लिए क्या है. नॉट जजिंग अदर्स, यू नो, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट और ग्रोइंग अहेड इन लाइफ. क्या आप ऐसी कौन सी चीज छोड़ना चाहोगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे? और जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने एक ही चीज सोची कि मैं लोगों को जज करना छोड़ना चाहूंगी. बिकॉज इवेंचुअली एवरीबडी इन द यूनिवर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड. और सबके चैलेंजेस हैं, सबके जिंदगी में चैलेंजेस हैं. मैं नहीं जज करना चाहती हूँ. सो दैट डे आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ जजिंग अदर्स. वो जो रोटी का टुकड़ा कभी कभी आ जाता है, बट कोशिश यही रहती है. आप अपने आप को फिर रिमाइंड करते होंगे फिर रिमाइंड करती कि हूँ. मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं हाँ, आई हैव टू लेट गो ऑफ दिस. आई हैव टू लेट गो ऑफ दिस बिलीफ कि मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ. आई हैव टू लेट गो ऑफ दिस कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ. लेटिंग गो इज द मंत्रा विच आई वुड, स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स, हाउ द पीपल आर, हाउ द वर्ल्ड इज, एंड फोकसिंग ऑन योर इनर वर्ल्ड. जीरो एक्सपेक्टेशन. Probably I want to Best let go medicine. let go of the expectations of others. बिल्कुल, अगर आपके लिए ये काम करता है बिल्कुल. बट फोकसिंग ऑन द इनर वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया तो है ही है, बट एक अंदर की दुनिया बहुत खूबसूरत है. और जब आप उस पे फोकस करना शुरू कर देते हो तो बदल जाते हो आप. आप यहाँ पर आए, आपने हमसे इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की, हर चीज के बारे में. मेरे सारे क्वेश्चंस का आपने इतने सारे पेशेंस के साथ आंसर दिया. मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. और ट्रूली ट्रूली आई एम इन लव विद यू. और Thank you, मैं पूजा. चाहूंगी कि हम यूं ही मिलते रहें, चाहे पॉडकास्ट के बहाने, चाहे कभी और कैसे भी. छोटा सा टोकन ऑफ लव दिल से विद पूर्णिमा की तरफ से. थैंक यू पूर्णिमा. और बहुत अच्छा लगा. बहुत समय से लोगों को बताना चाह रही थी कि भाई मत थेरेपी से डरो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बोझा छोड़ के. तो आज आपने मौका दिया और मुझे यहाँ बुलाया. इट वाज लवली मीटिंग यू. सेम हियर मैम. लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन सून. सेम हियर. कई बार एक छोटी सी बातचीत, छोटी सी समझ और एक सहारा किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है. आज के डिस्कशन का मोटिव भी बस इतना ही था कि हम मेंटल हेल्थ को समझें और यदि हमें किसी सहारे की या मदद की ज़रूरत हो तो लेने से बिल्कुल भी झिझके नहीं. दिल से विद पूर्णिमा का मकसद भी बस इतना ही है, बातें दिल से हों और दिल तक पहुँचें.